जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं बोइंग को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। भारतीय वायुसेना का एमआरएफए प्रोग्राम आगे बढ़े न बढ़े, इसके बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन बोइंग की तरफ से भारतीय वायुसेना की एक बड़ी दिक्कत का समाधान आता नजर आ रहा है, क्योंकि बोइंग ने एक बार फिर से ये संकेत दिए हैं कि वो C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको रीएक्टिवेट करने का प्लान कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ये जो शायद अभी एक इमेजिनेशन है, ये वास्तविकता का रूप ले ले। और इस समय इसके पीछे का कारण ये है कि न सिर्फ पोटेंशियल बायर्स की नज़र बोइंग पर टिकी हुई है, बल्कि रिपोर्ट्स इंगित करती है कि खुद यूएस एयरफोर्स भी कुछ एडिशनल एयरक्राफ्ट को परचेज करना चाहती है, जिसके चलते जो C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड का प्रोडक्शन लाइन है वो रिएक्टिव हो सकता है। इस पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने मीडिया से बताया कि हालांकि भारतीय वायुसेना ने काफ़ी लंबे समय पहले ही ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनको खरीदने की इच्छा व्यक्त करी थी, लेकिन फॉर्मली अभी ये वो नहीं कह सकते कि बोइंग इसको कब से शुरू करने वाली है, यानी कि प्रोडक्शन को रिज्यूम कब से करेगी। लेकिन माना जा रहा है कि ये 2026 या 2026 के अंत तक शुरू हो सकते हैं, इसका पूर्व अनुमान है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय वायुसेना अब एडिशनल नंबर्स को लेकर काफ़ी सीरियस है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना अभी 11 की संख्या में C-17 को ऑपरेट करती है और बहुत सारे मौके ऐसे आए हैं जब इन एयरक्राफ्ट ने अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है और भारत की काफ़ी मदद करी है। इंडियन एयरफोर्स 11 की संख्या में C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड को ऑपरेट करती है, जो कि भारत ने 2011 से 2019 के बीच में प्राप्त किए थे। और इसके बाद ये यूएस एयरफोर्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है C-17 एयरक्राफ्ट की। और इस समय इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, जो कि स्क्वाड्रन नंबर 81 है स्काई लॉर्ड्स की, उनमें ये एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड है। सबसे खास चीज़ जो आपको चौंका देगी यहाँ पर, वो है इन एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी रेट। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर की जो फ्लीट है, इसमें जो अवेलेबिलिटी रेट रहता है वो नियरली 100% का है, जो कि इसकी रिलायबिलिटी और इसकी परफॉर्मेंस का एक जीता जागता प्रमाण है। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना इस समय एडिशनल नंबर्स में इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इच्छुक है। C-17 के बारे में आपको बता दें कि C-17 एक हाई विंग 4 इंजन टी टेल्ड स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है, जो कि 77.5 टन तक के कार्गो को कैरी करने में सक्षम है। इसमें मेन बैटल टैंक्स हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए या फिर ट्रूप्स हो गए, ये सब शामिल है। और ये 2400 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जा सकता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो एबिलिटी है वो है शॉर्ट रनवेज से ऑपरेट करने की, जो कि इसको कारगिल जैसी एयरफील्ड, जो कि 9700 फीट की ऊंचाई पर है, वहां से ऑपरेट करने के लिए एक आदर्श एयरक्राफ्ट बना देती है। और कई ऐसे मौके आए जब इस एयरक्राफ्ट ने अपनी उपयोगिता को साबित किया और यह भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हुए। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना एक बार फिर से एडिशनल नंबर में इनको खरीदना चाहती है। आपको याद होगा, चाहे तुर्की का मिशन हो या फिर दूसरे रिलीफ मिशन हो, वहाँ पर भारत अक्सर इन्हीं एयरक्राफ्ट को सबसे पहले डिप्लॉय करता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इनकी परफॉर्मेंस और इनकी रिलायबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। और इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो IL-76 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, C-295 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, अब वो उपलब्ध तो हैं, लेकिन भारत को हैवी एयरलिफ्टर की ज़रूरत है और भारत काफ़ी लंबे समय से इन एयरक्राफ्ट को खरीदने पर विचार कर रहा है। पहले तो कुछ रिपोर्ट ये सामने आई थी कि भारत अमेरिका से जो सेकेंड हैंड C-17 हैं उनकी खरीद की रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मुश्किल लगा कि अमेरिका शायद ही बेचे। तो अब बोइंग ने अभी हाल ही में जो पेरिस एयर शो है वहाँ पर भी हिंट दिया था कि वो प्रोडक्शन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बोइंग ने यह भी कहा कि प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करना और सप्लाई चेन को फिर से रिएक्टिव करना ये एक काफ़ी एक्सपेंसिव एंडेवर है। इससे पहले बोइंग चाहेगा कि जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं ऑर्डर के वो उन तक पहुंच जाएं, ताकि उसी आधार पर वो निर्णय ले। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दें, लेकिन उन्हें उतने उस हिसाब के ऑर्डर मिले ही ना। तो पहले ऑर्डर्स का कंफर्मेशन का वेट वो कर रहे हैं, उसके बाद जो बड़े निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है प्रोडक्ट 177S इंजन को लेकर के। रशिया ने मल्टीपल टाइम्स भारत को प्रोडक्ट 177S इंजन को ऑफर किया है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय वायुसेना इसके प्रति अपना जो इंटरेस्ट है वो व्यक्त कर रही है। और ये इंटरेस्ट है सुपर सुखोई प्रोग्राम के संदर्भ में। इंडियन एयरफोर्स के कुछ क्रिटिकल डिसीजन हमें हाल ही में देखने को मिले हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना अपने कैपेबिलिटी को लेकर काफ़ी गंभीर भी नजर आई है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर्स को खरीदने की बात की गई है, तो वहीं सुपर सुखोई एक अपग्रेड प्रोग्राम को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है। और आपको पता ही है कि भारत इस समय 200 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI को यूज़ करता है और उसमें AL-31 इंजन यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट इंडिकेशन आ रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से कि भारतीय वायुसेना प्रोडक्ट 177S के रूप में Su-30 MKI जेट्स को एक अपग्रेड दे सकती है। और एक्सपर्ट्स का मानना है
प्रोडक्ट 177S और विरूपाक्ष रेडार का जो एक कॉम्बिनेशन होगा, ये सुखोई 30 MKI को या सुपर सुखोई को नियर फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटीज प्रदान करेगा। आपको याद होगा कि भारत ने हाल ही में 84 सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट के अपग्रेड को मंजूरी दी है, जिसके लिए 19,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित करी गई थी। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सुखोई 30 MKI को नए रडार, नए एवियोनिक्स, एनहांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इक्विप किया जाना है, लेकिन इंजन सेम होने वाले थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर प्रोडक्ट 177S इंजन देखने को मिल गया तो सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटीज कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट 177S की जहाँ तक बात रही और विरूपाक्ष का जो कॉम्बिनेशन रहा, ये सुखोई 30 MKI को नियर फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म तक लेकर जाएंगे और इनके जो क्या कह सकते हैं जो दुश्मन हैं या इनके जो कंपेटिटर्स हैं, एडवर्सरीज हैं, उनको ये अच्छी टक्कर भी दे सकते हैं। सुखोई 30 MKI अभी भी भारतीय वायुसेना में भीष्म पितामह की भूमिका निभा रहा है, फिर चाहे वो एयर सुपेरियोरिटी रोल हो, रिकॉनेसेंस रोल हो या फिर एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स हो, उन सब में इसका अभी भी कोई सानी नहीं है। प्रोडक्ट 177S की बात करें तो ये करंट AL-31FP का ही इनहेंस्ड वेरिएंट है, जो कि सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस अपग्रेड को ऑफर करता है। इसको रशिया की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से विकसित किया गया है। प्रोडक्ट 177S जो है ये 14.5 टन का जो थ्रस्ट है वो प्रदान करता है, यानी कि AL-31 की तुलना में 15% ज़्यादा। AL-31 12.5% का जो थ्रस्ट है वो प्रदान करता है। यही नहीं बल्कि प्रोडक्ट 177S में 30% हमें लॉन्गर सर्विस लाइफ देखने को मिलती है, जो कि तकरीबन 4000 घंटे से ज़्यादा की है। इसमें हमें इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है और इसका जो इन्हांस्ड थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, ये सुखोई 30 MKI को मार्क 1 की स्पीड पर ट्रैवल करने में भी अलाउ करेगा बिना आफ्टर बर्नर्स के, यानी कि सुपर क्रूज एबिलिटी भी यहाँ पर प्रदान की जा सकती है बिना आफ्टर बर्नर्स के। और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए ये जो इम्प्रूव थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, ये काफ़ी मदद करने वाला है सुखोई 30 MKI की, और ये लंबे समय तक रिलेटेबल बने रहेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि 2045 तक सुखोई 30 MKI कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में ही रहेंगे। और इसीलिए इंडिकेट किया जा रहा है कि भारत को अविलंब ये जो अपग्रेड्स हैं इनके तरफ देखना चाहिए। हालांकि प्रोडक्ट 177S का जुड़ाव सिर्फ सुखोई 30 MKI से नहीं है, बल्कि इसको तेजस मार्क 2 और एमका प्रोग्राम से भी जोड़ के देखा गया। इनफैक्ट रूस भी इसको मुख्यतः एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से ही जोड़कर देखता है, क्योंकि 142 किलोटन का जो थ्रस्ट है इस इंजन का, ये काफ़ी ज़्यादा है और ये भारत के रिक्वायरमेंट को अच्छे से एड्रेस कर सकता है। इसके पहले रूस ने भारत को जो AL-41 है वो ऑफर किया था, लेकिन भारत ने कभी उसमें अपना इंटरेस्ट व्यक्त नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट 177S है, ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ता है और इसमें कोई संदेह नहीं होगा अगर आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना इनको लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले ले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।